आज हम पढ़ने जा रहे हैं परिमाण एवं गुण। यह हमारे वीडियो की उसी श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। पिछले वीडियो में आप लोगों के द्वारा यह प्रश्न किए गए थे कि सर हमें आज के वीडियो में कुछ खास समझ नहीं आया। उसी को और आसान तरीके से समझाने के लिए आज ये क्वांटिटी और क्वालिटी का वीडियो मैंने पुनः तैयार किया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिमाण या क्वांटिटी। क्या होता है परिमाण? किसी तर्क वाक्य का परिमाण उसके उद्देश्य पद की व्यापकता पर आधारित है। यह व्यापकता पूर्ण अथवा आंशिक हो सकती है। अब व्यापकता का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? व्यापकता का अर्थ समझने से पहले हम पुनः उद्देश्य पद और विधेय पद को एक बार समझ लेते हैं। उद्देश्य पद का अर्थ है किसी तर्क वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वह उस तर्क वाक्य का उद्देश्य पद कहलाता है। दूसरा विधेय पद। विधेय पद वह है जो उद्देश्य के बारे में कुछ हमें बतलाता है। सामान्य भाषा में या आसान भाषा में समझें तो उद्देश्य पद के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इस आधार पर व्यापकता भी क्या होगी? पूर्ण होगी अथवा आंशिक होगी। या तो विधेय पद पूरे के पूरे वर्ग के बारे में बात करेगा या कुछ सदस्यों के बात करेगा। इस आधार पर परिमाण दो प्रकार के होते हैं, पूर्णव्यापी या सर्वव्यापी तथा अंशव्यापी। पूर्णव्यापी तर्क वाक्य के उद्देश्य पद की व्यापकता पूर्ण और असंकुचित होती है, जबकि अंशव्यापी तर्क वाक्य के उद्देश्य पद की व्यापकता आंशिक और संकुचित होती है। पूर्ण का अर्थ हुआ पूरे के पूरे वर्ग के बारे में बात करेगा। जब पूरे के पूरे वर्ग के बारे में बात करेगा तो पीछे कोई सदस्य रहेगा ही नहीं, इसलिए वो असंकुचित होती है। जबकि अंशव्यापी में क्या है? आंशिक। आंशिक अर्थात कुछ सदस्यों की बात करेगा तो कुछ बचे हुए रह जाएंगे, तो वहाँ क्या है? वो संकुचित होता है। जैसे उदाहरण के साथ हम देखते हैं, जैसे सभी कौवे काले होते हैं। अब सभी कौवे काले हैं तो इसमें उद्देश्य पद क्या हुआ? कौवे। विधेय पद क्या हुआ? काले। अब देखिए इस तर्क वाक्य में उद्देश्य पद कौवे वर्ग के सभी सदस्यों को संबोधित करता है। इसी प्रकार सभी मनुष्य मरणशील में उद्देश्य पद क्या हुआ? मनुष्य। और विधेय पद मरणशील। मनुष्य वर्ग के सभी सदस्यों की बात की गई है, अतः यह क्या है? एक पूर्णव्यापी तर्क वाक्य है। ठीक इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं हम। कोई मछली स्तनधारी नहीं है में भी क्या है? सर्वव्यापकता है या पूर्ण व्यापकता है, क्योंकि यहाँ भी क्या है? देखो मछली वर्ग को अलग किया गया है किससे? स्तनधारी वर्ग से। अर्थात दो अलग अलग वर्गों की बात की गई और दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। दो पूर्ण वर्गों को अलग अलग किया गया। मछली का वर्ग अलग है, स्तनधारियों का वर्ग या क्लास अलग है। इस तरह से पूर्ण व्यापी में क्या होगा? पूरे वर्ग की बात की जाएगी और वहाँ कोई भी संकुचन नहीं होगा और एक भी सदस्य पीछे नहीं छोड़ा गया होगा। जब भी बात होगी पूर्णव्यापी तर्क वाक्य की तो उस वर्ग के सभी सदस्यों की बात की जाएगी। इसके विपरीत जब तर्क वाक्य का उद्देश्य पद किसी वर्ग के कुछ सदस्यों को संबोधित करे तो तर्क वाक्य क्या हो जाएगा? अंशव्यापी। जैसे कुछ छात्र बुद्धिमान हैं में क्या है? आंशिक व्यापकता है। इसी प्रकार कुछ मनुष्य साक्षर नहीं है भी अंशव्यापी है। क्यों है? यहाँ देखो कुछ छात्र बुद्धिमान है, सिर्फ कुछ छात्रों की बात की गई, मतलब छात्रों का एक वर्ग है पूरा का पूरा, उसमें से कुछ छात्राओं के बारे में छात्र या छात्राओं के बारे में बात की गई। बाकी बच्चे छात्राओं के बारे में हमें कुछ पता नहीं, वो औसत हैं, कमज़ोर हैं, बुद्धिमान नहीं हैं। इस तरह के अनेक तर्क वाक्य उनके बारे में कहे जा सकते हैं। इसलिए जब वर्ग के कुछ सदस्यों के बारे में कहा जाए तो वो तर्क वाक्य कैसा हो जाएगा? अंशव्यापी या आंशिक व्यापकता वाला हो जाएगा। अब आता है गुण या क्वालिटी। तर्क वाक्य का गुण इस तथ्य पर आधारित है कि विधेय को उद्देश्य के लिए स्वीकार किया गया है या नकारा गया है। उद्देश्य विधेय मैंने पहले ही अभी आपको बहुत बार बता चुका हूँ, अभी फिर बताया है। अब उद्देश्य के लिए स्वीकारा गया है मतलब उद्देश्य के समर्थन में कुछ कहा गया है या उद्देश्य को नकारा गया है, उद्देश्य के विरोध में कुछ
कहा गया। इस आधार पर तर्क वाक्य में क्या होते हैं, दो गुण होते हैं, भावात्मक या स्वीकारात्मक तथा दूसरा निषेधात्मक। यदि विधेय पद का उद्देश्य पद के लिए भाव किया गया है, स्वीकार किया गया है, तो तर्क वाक्य भावात्मक कहलाता है। अर्थात जैसे सभी फूल सुंदर हैं, इसमें विधेय पद क्या हुआ, सुंदर, उद्देश्य पद क्या हुआ, फूल। अर्थात सभी फूलों के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है, फूलों के लिए सुंदर है। तो और पूरे के पूरे पदों के लिए कहा गया है, तो क्या हो जाएगा तर्क वाक्य, भावात्मक या स्वीकारात्मक। और दूसरा उदाहरण हम देखें, विधेय पद का उद्देश्य पद के लिए निषेध किया जाए तो तर्क वाक्य निषेधात्मक कहलाता है। जैसे कुछ मनुष्य बुद्धिमान नहीं है, इसमें क्या है, उद्देश्य पद मनुष्य है और बुद्धिमान विधेय है। तो क्या कहा गया कुछ मनुष्यों के बारे में, बुद्धिमान नहीं, अर्थात उद्देश्य का निषेध किया गया है, तो क्या कहलाता है, गुण निषेधात्मक। इस प्रकार आज वापस हमने समझने का प्रयास किया है इसको अच्छे से कि क्वांटिटी और क्वालिटी, परिमाण और गुण क्या होते हैं। परिमाण के आधार दो प्रकार, सर्वव्यापी और अंशव्यापी, गुण के भी दो प्रकार, भावात्मक और निषेधात्मक। थैंक यू।